हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। समय हो रहा है 2:03। आपको खैर टाइम नहीं दिखता होगा, हमें यहाँ टाइम दिख रहा है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। होपफुली सारे बच्चों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की सारी क्लासेस कर ली होंगी। अभी मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पर आऊँगा और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अपने डील करेंगे, राइट। तो चलो चलो भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। सब अच्छा हो, आप सब खुश रहें, ठीक है, एकदम, और स्वस्थ रहें। चलो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कितना? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। क्या क्या वो तरीका होगा? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन। दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। तो पहला जो तरीका है ना बेटा, पहला तरीका क्या बोल रही है कि लिक्विडेशन के बेसिस पर, लिक्विडेशन के बेसिस पर कैसे वैल्यू करेंगे शेयर्स को, और गोइंग कंसर्न के बेसिस पे कैसे वैल्यू करेंगे। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कंपनी मान लो आज ही बंद करनी है, तो कंपनी अगर आज ही बंद करनी है तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। कंपनी अगर आज ही बंद करनी है तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा, वो वो उस तरीके से अगर फाइंड आउट करना है तो उसको कहते हैं लिक्विडेशन के बेसिस पे फाइंड आउट करना, ठीक है। अच्छा, अगर कंपनी को जिंदगी भर चलाना है, मतलब कंपनी चल रही है, मतलब कंपनी को बंद करना या बेचने का कोई सोच नहीं है, इस सोच से नहीं कर रहे हैं, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू सेल दी कंपनी, मतलब वी आर गोइंग टू रन दी कंपनी एज इट इज गोइंग, ठीक है। तो उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन करेंगे तो कैसे होगी, ठीक है। ये दो मेथड्स हो गए, इन दो मेथड के हिसाब से आपको करना है। तो पहला जो मेथड है वो है हमारा लिक्विडेशन बेसिस, on the basis of liquidation। तो लिक्विडेशन के बेसिस पर हम करना चाहते हैं, उससे कैसे वैल्यू होगी कंपनी, ये देखो जरा। या वी फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, मतलब ये सारे उसी के नाम है, ब्रेकअप वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर। तो हम यहाँ फाइंड आउट जो करते हैं ना, वो ये सब फाइंड आउट करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू या बुक वैल्यू पर शेयर। ये उन्हीं के नाम है, एक ही नाम है ये सारे के सारे। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या क्या है, देखो। हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर।
हम इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिएगा IV पर शेयर इक्वल टू नेट एसेट या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। नेट एसेट इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट या इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है, तो मैंने आपको ना समझाया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना है पिछले सवालों में। देखो मैं उसी को लेकर आ रहा हूँ, एक बार इसको मैं पूरा कॉपी करता हूँ। देखो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका, या फिर कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा, पहले सबसे पहले उस पर बात होगी, फिर और किसी चीज़ पर बात होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो अप्रोच हैं, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। तो एसेट अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच, दोनों अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू एज पर द लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं रहेंगी, वो देखो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं रहेगा, डिवेंचर्स नहीं रहेंगे उसमें। मैं जो जो चीज़ें लिख रहा हूँ आप एक बार देखना, उसके बाद लिखना। देखो लायबिलिटी अप्रोच से जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो लेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने रिजर्व्स होंगे सारे के सारे लेंगे, पीएल के बैलेंसेस लेंगे सारे के सारे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर होगा उसको माइनस करना है, क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती हमें यहाँ पर। ठीक है, तो हम उसको माइनस कर देंगे। और अदर फिक्टिशियस एसेट्स कुछ होंगे तो माइनस करेंगे, लॉसेस होंगे तो माइनस करेंगे। उसके बाद क्या क्या ऐड होगा, क्योंकि लायबिलिटी अप्रोच ले रहे हैं, फिर उसमें ऐड होगा इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट्स। कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो माइनस होगा। और भी कोई आइटम जो प्रॉफिट को इंक्रीज करे ऐड होगा, प्रॉफिट को डिक्रीज करे लेस होगा। और फिर अल्टीमेटली जो आएगा वो आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू।
इसे कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट एसेट, वैल्यू या नेट एसेट। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट एसेट। ठीक है, अगर लाइबिलिटी अप्रोच से जाएंगे तो मतलब एसेट अप्रोच से जाएंगे तो क्या कैसे निकलेगा? अगर एसेट अप्रोच से जाएंगे तो ऑल एसेट्स ये मार्केट वैल्यू पर होगा, फिर माइनस लाइबिलिटीज़, और यहाँ पर हम लोग लाइबिलिटी में क्या क्या माइनस करेंगे? डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बात याद रखना। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड, इक्विटी, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रेफरेंस, ये सब एक एक करके माइनस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें माइनस कर देंगे, फिर आएगा नेट एसेट। नेट एसेट देखो, हमने पहले वाले अप्रोच में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहीं नहीं लिया। देखो लाइबिलिटी साइड से आना, हमको बेसिकली निकालना क्या, इक्विटी वालों का पैसा कितना है बस। बिजनेस में जो ओनर है ना, ओनर, उनको अगर बिजनेस आज ही बंद कर दे तो ओनर को कितना पैसा मिलेगा, ये लिक्विडेशन का मतलब होता है, ये नेट एसेट का मतलब होता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि आज ही अगर बिजनेस बंद कर दे तो ओनर को कितना पैसा मिलेगा, बस यही, और कुछ नहीं। तो आज अगर बिजनेस बंद कर रहे हैं तो ओनर को कितना मिलेगा कैसे पता चलेगा? ओनर कौन है? इक्विटी वाले, सबसे पहले ओनर वही है, इक्विटी वाले मेन ओनर होते हैं, और कोई ओनर नहीं है। प्रेफरेंस वालों का पैसा भी क्या है, वो बाहर का पैसा होता है, हम लोग वहाँ लेते हैं गुडविल कैलकुलेशन करते समय, उसको माइनस नहीं करते हैं, लेकिन वो बाहर का ही पैसा होता है। डिवेंचर वाले तो ऐसे ही बाहर के पैसे हैं, ठीक है, लोन्स हैं। तो हम सिर्फ इक्विटी वालों का फंड लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ क्या क्या लिया है, हमने यहाँ ले रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, प्रेफरेंस, पीएल का डेबिट, पीएल का बैलेंस अगर कुछ रहा तो, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लाइक डिस्काउंटिंग ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब क्या है? ये सब ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्चे एक बार हो जाते हैं लेकिन उनको पीएल में एक बार डाला नहीं जाता, वो थोड़ा थोड़ा करके पीएल में जाता है। तो ये सब क्या है कि ये सब ऐसा खर्चा है जो एसेट साइड में दिखता है समटाइम्स, तो ये प्रॉफिट में एक साथ डाला हुआ नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट में डाला। जैसे मान लो 10,000 खर्चा कर दिया, आप 5 साल तक 2-2 हज़ार रुपये करके पीएल में डालेंगे, तो पीएल को हर साल 2-2 हज़ार रुपये करके कम करेंगे। समझिए बात को आप। तो भाई क्या वो चीज़ सही है क्या? अगर आज हम कंपनी बेच रहे हैं तो हमको पूरा खर्चा पीएल में डालना पड़ेगा ना, पूरा खर्चा मारेंगे तभी तो होगा। 10,000 रुपये पूरा का पूरा खर्चा, वो पूरा खर्चा मारना पड़ेगा मेरे को। जब यहाँ पूरा खर्चा मार देंगे तो क्या होगा? तब हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आज का पीएल का बैलेंस कितना है जब कंपनी बेचने जा रहा है तब। ठीक है, अदर कोई और फिक्टिशियस एसेट हो गया, वो सब का सब जो भी लॉसेस सब माइनस करो। उसके बाद हम लोग लाइबिलिटी अप्रोच ले रहे हैं, लाइबिलिटी अप्रोच ले रहे हैं तो इक्विटी वालों का पैसा चाहिएगा मेरे को, बस इतना याद रखना, इक्विटी वालों का पैसा लेना है। जितने भी एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, चाहे डेप्रिसिएशन के थ्रू हो चाहे फिर रिवैल्यूएशन के थ्रू हो, वो सारे के सारे क्या होंगे? रिवैल्यूएशन के थ्रू हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रॉफिट में जाकर जुड़ते हैं। तो इस अप्रोच से अगर हम लेंगे तो प्रॉफिट में जितना इंक्रीज होगा किसी चीज़ के थ्रू, वो सब हमको वहां पर डालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उसके बाद अगर हम एसेट अप्रोच से आते हैं बेटा, एसेट अप्रोच से आते हो तो क्या करेंगे? सारा एसेट लेंगे, जितना एसेट दिया हुआ है सारा का सारा एसेट लेंगे एज पर मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू मतलब क्या? आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। उसके बाद लायबिलिटी में से माइनस करेंगे डिबेंचर, प्रेफरेंशियल कैपिटल, प्रपोज डिविडेंड फॉर इक्विटी हमेशा माइनस करना, और प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रेफरेंशियल हमेशा माइनस करेंगे। देखो प्रपोज डिविडेंड फॉर इक्विटी इसलिए माइनस कर रहे हैं कि अपने एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड वैल्यू निकालेंगे इसलिए, लेकिन प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रेफरेंशियल इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हमारी वो लाइबिलिटी ही है। ठीक है, फिर आएगा वो नेट एसेट। अब नेट एसेट आ गया,
अब दोनों जगह नेट एसेट आ गया ना दोनों तरीके से। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो जब नेट एसेट आ जाएगा तो उस नेट एसेट में आप क्या क्या ऐड करेंगे। आप ऐड करेंगे नोशनल कॉल। ये नोशनल कॉल क्या है मैं आपको बताऊंगा। नोशनल कॉल, नोशनल कॉल का मतलब है जैसे 10 रुपये का शेयर है, उस पर 7 रुपये पेमेंट किया है अभी तक शेयर होल्डर्स ने, 3 रुपये पेमेंट नहीं किया है, तो वो 3 रुपये क्या है, अनपेड है। वो 3 रुपये अनपेड है और वो 3 रुपये क्या कहलाएगा, नोशनल कॉल कहलाएगा। जब हम पैसा मांगेंगे तो मांगेंगे, हम पैसा नहीं मांग रहे उनसे, हम ये झूठ मूठ का समझ रहे हैं ना कि पैसा मिल गया मेरे को, ठीक है। तो नोशनल कॉल का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अनपेड, अनपेड अमाउंट पर शेयर, ये नोशनल कॉल है। हम ये पैसा झूठ मूठ का मांग रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। अभी मांगे नहीं है सचमुच का, हम ये बस प्रॉब्लम करने के लिए हमको ऐड करना पड़ता है कि इक्विटी वालों का टोटल पैसा कितना होगा। तो नोशनल कॉल ऐड हो जाएगा उसमें। अब नोशनल कॉल ऐड होने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होगी टोटल नेट एसेट की। ये टोटल नेट एसेट की एग्जैक्ट वैल्यू है, टोटल नेट एसेट की। उसको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या निकलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। अच्छा अब देखो हमने दोनों जगह हम यहाँ भी माइनस करेंगे और वहाँ भी माइनस करेंगे। ये प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, ये माइनस करने की वजह से ना, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड जो है वो माइनस किया इस, तो ये क्या वैल्यू आ गया, वो आया एक्स डिविडेंड, ठीक है। हमें कम डिविडेंड वैल्यू निकालना है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गया। आने के बाद हम उसमें डिविडेंड पर शेयर जोड़ देंगे, डिविडेंड पर शेयर मैं सब सिखाऊंगा कैसे होगा, पर शेयर जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वो एक्चुअल आईवी पर शेयर होगा, ठीक है। तो ये तो रहा भाई इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने का तरीका। एक बार ये सारा फॉर्मूला वगैरह, ठीक है, मैं इसको उसमें ऐप में डाल दूंगा, आप उसको देखते रहना वहाँ से, और आप देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा फिर। यहाँ अगर लिख नहीं पाए तो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी लिख दिया था और ऑलरेडी आपका लिखा हुआ भी होगा। उसके बाद आ जाओ गोइंग कंसर्न बेसिस, ठीक है। उसके बाद है गोइंग कंसर्न बेसिस, थोड़ा थोड़ा नोटिंग लिख लो। मैं यहाँ एक स्टार डाल रहा हूँ, एक बार स्टार देख लेना क्या रहेगा। एसेट्स इंक्लूड न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अगर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल सवाल में दिया रहेगा तो वो हमेशा इंक्लूड होगा। मतलब पहले गुडविल कैलकुलेट होता है, फिर गुडविल जाकर के एसेट में जुड़ता है, तब जाकर वो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता है। तो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल हमेशा ऐड होगा अगर कैलकुलेट हुआ है तो, या सवाल में दिया हुआ है तो, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। और एक पॉइंट और लिख लो, इसी में लिख लो थोड़ा सा, ऑलवेज लेस प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि हमें एक्स डिविडेंड वैल्यू निकालनी है, तो हम ऑलवेज लेस करेंगे उसको, ठीक है। ये चीज, चलो अब आ जाओ गोइंग कंसर्न बेसिस पे। गोइंग कंसर्न बेसिस पे, गोइंग कंसर्न बेसिस पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला क्या है बाबू, दो मेथड है। पहला है अर्निंग इल्ड मेथड, पहला है अर्निंग इल्ड मेथड और दूसरा है
डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। पहला है अर्निंग यील्ड मेथड, दूसरा है डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। चलो, तो ये दो मेथड हमें इसमें करना है, मैं एक एक करके मेथड डिस्कस करता हूँ। इसका मैंने कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो पहला मेथड जो है अर्निंग यील्ड मेथड, देखो इसको EAY लिख सकते हैं अपने, सॉरी EYM लिखते हैं इसको, अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है। वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू अर्निंग रेट, अर्निंग रेट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू पर शेयर, अर्निंग रेट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, ठीक है। इसके बाद अर्निंग रेट कैसे निकालेंगे, अर्निंग रेट, अर्निंग रेट इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर, होल्डर डिवाइडेड बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर इनटू 100, ठीक है। ये अर्निंग रेट का फॉर्मूला हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, गिवन रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात आई कि भाई अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट करना, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर, ये कैसे कैलकुलेट होगा, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर ये कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। देखो, कैलकुलेट, पहला कैलकुलेट FMP एज यूजुअल, FMP एज यूजुअल, जैसे FMP आज तक कैलकुलेट करते आए हैं वैसे, ठीक है। वो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसमें नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इनकम आपको ऐड करना होगा, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करते समय क्या करते हैं, आप उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। नॉन ट्रेड इनकम ऐड करना होगा। अच्छा, FMP जब आप कैलकुलेट करते हो वो हमेशा पोस्ट टैक्स होता है, याद रखिएगा, वो हमेशा पोस्ट टैक्स होता है। तो हमें इसको भी ना पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा, पोस्ट टैक्स, ठीक है। माइनस, देखिए यहाँ पर हम वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पर ना शेयर होल्डर, हम वहाँ पर हम वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं निकालते, हम यहाँ पर निकालते हैं शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट कितना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट में बहुत डिफरेंस है बेटा, हाँ, लेस,
चलो कुछ नहीं बोलना, कुछ बोलना था लेकिन बोलेंगे नहीं, चलो। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। अच्छा, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और करना होगा, लेस ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो एक्चुअल अर्निंग आएगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हम लोग एक्चुअली सीए में नहीं लेते हैं इसको, बीकॉम वाले में लेना पड़ता है। ठीक है। तो ये अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कुछ इस तरह निकलेगा बाबू। ऐसा कुछ, राइट। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कुछ इस तरह निकलेगा। हाँ, चलो। तो अभी फॉर्मूले में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अर्निंग रेट आप कुछ इस तरह निकालेंगे, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो यही है, ई ए ई एस एच। वो यही है, ई ए ई एस एच। इसका मैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, ई ए ई एस एच। ठीक है। वो निकल गया। उसको पेड अप वैल्यू पर शेयर से डिवाइड, पेड अप वैल्यू पर शेयर नहीं, सॉरी, टोटल पेड अप वैल्यू से डिवाइड करेंगे। टोटल पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू पर शेयर नहीं, टोटल पेड अप वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो अर्निंग रेट निकलेगा, परसेंटेज में आएगा ये जो आंसर आएगा ना, परसेंटेज में आएगा। ठीक है। उसके बाद एनआरआर हमें दिया रहेगा प्रॉब्लम में, तो अर्निंग रेट को एनआरआर से डिवाइड करेंगे और पेड अप वैल्यू पर शेयर, यहाँ देखो पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आ जाएगा हमारा वैल्यू पर शेयर एज पर अर्निंग एल्ड मेथड या फिर एज पर अर्निंग मेथड। ठीक है, ऐसा। उसके बाद बाबू, उसके बाद क्या करना है, देखो जरा। उसके बाद अर्निंग इल्ड मेथड से आपने वैल्यू पर शेयर निकालना सीख लिया, ये अर्निंग इल्ड मेथड से था। और इससे पहले हमने निकालना सीखा था, ये जो मेथड था ना, ये था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से। अब आइए डिविडेंड इल्ड मेथड, डिविडेंड इल्ड मेथड। डिविडेंड इल्ड मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, एकदम सिंपल है, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है, इंटू पेड वैल्यू पर शेयर, इंटू पेड वैल्यू पर शेयर। ठीक है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन डिविडेंड रेट कैसे निकालेंगे, डिविडेंड रेट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, फिर से डिविडेंड रेट इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाई पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। ठीक है, इंटू 100।
ये अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड हो गया, डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है, अब अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड कैसे निकलेगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड ये अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए बाबू हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आप नॉर्मल सब कुछ निकालते हैं ना, EAESH, हम वही मान लें कि अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड है, अमाउंट अवेलेबल फॉर डिविडेंड और ठीक है, मैं आपको ये शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप ये समझ जाओ। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली, कॉपी कर लो फटाफट फटाफट, जल्दी से, लेट ना करो प्लीज़, कॉपी कर लो। चलो लिख लिया। अब हम प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 11 स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है, लेकिन वो ऊपर दे दिया। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी दे रखा है 31/3/13 को, लाइबिलिटीज़ दे रखे हैं उन्होंने, ये ऐसे लाइबिलिटीज़ एसेट्स से मिला के सब दे रखे हैं, ये अकाउंट क्रेडिटर्स बहुत कुछ दे रखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी दे रखा है, ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है, एसेट फिक्टिशियस एसेट्स होता है ये। राइट, नॉर्मल बैलेंस शीट है, आप देख लियो ऊपर, इधर आना। एक्सपर्ट वैल्यूअर्स वैल्यूड द लैंड एंड बिल्डिंग एट 2,40,000। देखो जहाँ पर भी ना, अगर ट्राई करना, अगर सवाल में जहाँ भी, तो बीकॉम में तो बात नहीं कर सकता, बीकॉम में ये लोग बेसिकली लाइबिलिटी अप्रोच ही देते हैं, लेकिन इफ़ दे प्रोवाइड यू दी वैल्यू, बेसिकली एसेट की वैल्यू वगैरह देते हैं ये लोग, तो आप एक काम करना, एसेट अप्रोच से ना फाइंड आउट करना वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, एसेट अप्रोच से वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना, तो वो बेटर रहेगा, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा उसमें।
जैसे होता है ना आपको कैमरा वगैरह में एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, वैसे इसमें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहेंगे। तो 2,40,000 का वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग बता रहा है, गुडविल बता रहा है, देखो 1,60,000 में नया वैल्यू ऑफ गुडविल है, ठीक है, वैल्यूअर आया, वैल्यू करा और बोला कि इस एसेट का प्राइस इतना रहेगा, इस एसेट का प्राइस इतना रहेगा आज के दिन, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बोल रहा है 1,20,000, डेप्रेशन बोल रहा है चार्ज हुआ है 15% के रेट से, 10% के रेट से प्लांट पर और 10% के रेट से बिल्डिंग पर। अब चीज़ को समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप समझ पाए तो अच्छा, नहीं समझ पाए तो भी समझने की कोशिश करना। ये लाइन वो क्यों लिखा है, ये लाइन वो क्यों लिखा है, देखो ना, बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना एसेट की वो कितनी है, 1,10,000 और 1,30,000 दोनों की जो री वैल्यू हुए हैं बिल्डिंग और मशीनरी, दिख रहा है। तो शायद कोई अधिक वैल्यू हुआ है और या फिर हो सकता है कोई किसी का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, किसी का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, राइट हुआ है। वो बोल रहा है कि इन सभी चीज़ों पर डेप्रिसिएशन जो है ना इतने % के रेट से चार्ज हुई है अब तक। अभी जो रिवैल्यूएशन हो गया है उस रिवैल्यूएशन के होने के बाद से किसी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, किसी एसेट की वैल्यू घटेगी बेटा। तो जिसकी वैल्यू घटेगी, जिस एसेट की वैल्यू घटेगी उस पर डेप्रिसिएशन तो अधिक चार्ज हो गया ना। जैसे देखो ये प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 का शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको कर्सर नहीं दिख रहेगा, मैं कर्सर ऑन करता हूँ एक बार, थोड़ा आपको दिखेगा, आप मेरे सामने तो नहीं बैठे ना इसीलिए। चलो देखो जरा, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 नहीं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, मशीनरी 1,30,000 की बैलेंस शीट में है, दिख रही है आपको 1,30,000 की बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पर वो कितने का दिख रहा है, यहाँ पर वो यहाँ दिख रहा है 1,20,000 का। इसका मतलब ये है, अच्छा नहीं ऐसा नहीं सोचना कि हम वहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर, मेरे पास प्रॉपर डिस्प्ले स्क्रीन है, हाँ यहीं मेरे को दिखता है सब कुछ। एक ऐसा मशीन भी आता है छोटा वाला जिसमें डिस्प्ले नहीं रहता, वो डिस्प्ले कंप्यूटर में देखना पड़ता है, फिर वैसे देख के पढ़ाना पड़ेगा, तो ये इसमें डिस्प्ले है। तो 1,30,000 और 1,20,000 है ना, दिख रहा है आपको, दो अलग अलग वैल्यू ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ बैलेंस शीट में जो वैल्यू इससे कम वैल्यू पर क्या हुआ है, अभी का वैल्यूएशन हुआ है, इसका मतलब एसेट को अंडर वैल्यू करा गया है, मतलब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ बाबू, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने के फलस्वरूप, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन होने के फलस्वरूप एसेट की वैल्यू घट गई है, और घट गई है तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ था पहले वो ज़्यादा चार्ज हो गया है, अब उसको कम चार्ज करना है ना बेटा, समझ रहे हैं आप, चलो ठीक है। देखो आई मतलब लव ऑल माय स्टूडेंट, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आपको पता नहीं है, मतलब बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ अपने बच्चों से, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए ना मैं सबकी गलतियाँ माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मैं एक गलती नहीं माफ़ करता, पता, स्कैम 92 देखा, उसमें ना एक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई, ये बहुत बड़ी चीज़ है, म्यूचुअल फंड लाने वाला यही है, ठीक है, इंडिया में। इसका चेयरमैन रहता है, तो बोलता है पता है आपको दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, पूछता है हर्षद भाई से, सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो बोलता है ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है पता है, ट्रस्ट। वैसे ही दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, ट्रस्ट। तो दो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, पता है, अगर तुमसे ना हो पाए बोल दो ना हो पाएगा, लेकिन तुम किसी को धोखे में ना रखो और ट्रस्ट किसी का ना तोड़ो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलो खैर आओ, वैल्यूएशन में ट्रस्ट रखना पड़ेगा तब जाके अच्छे से होगा। चलो आ जाओ, तो ये क्या बोल रहा है कि अच्छा आपको ये समझ आ गया, डेप्रेशन अंडर चार्ज हुआ होगा, मतलब ज़्यादा चार्ज हो गया, उसको कम कम चार्ज करना है। वैसे ही जिस एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, देखो 2,40 हो गई है, इसका मतलब उस पर डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ, हमको ज़्यादा चार्ज करना चाहिए, क्योंकि बढ़ गई है तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए ना उस वैल्यू पर, तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है। अब बात समझ में आ गई, ये जो डेप्रिसिएशन का रेट है, ये डेप्रिसिएशन का रेट कहाँ अप्लाई होगा, प्रॉफिट को एडजस्ट करने में अप्लाई होगा। मैं पहले कह देता हूँ प्रॉफिट को एडजस्ट करने में ये डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई होगा, ठीक है।
आउट ऑफ द टोटल डेटर्स इट इज फाउंड दैट डेटर्स ऑफ ₹8,000 आर बैड। बोला टोटल जो हमारे डेटर्स थे ना, उन डेटर्स में 8,000 रुपये क्या है, वो बैड डेट है। ठीक है। द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वर इतना इतना इतना, वो 3 साल का प्रॉफिट बता दिया, ये और ये है। द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। बोल रहा कंपनी ना 25% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है, ऐसा। ठीक है, 25% प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करती है कंपनी। बोला सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज अर्न्स 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। मतलब एनआरआर बता रहा है ये कितना है, 10%। और कुछ बोला ही नहीं, निकालना क्या है, तो वो लिख लो निकालना क्या है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वैल्यू पर शेयर। किस किस मेथड से, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ये मैं लिख दूंगा मैट में। दूसरा इल्ड मेथड, तीसरा फेयर वैल्यू मेथड, ये पढ़ाया नहीं मैंने और ये एकदम सिंपल है। ठीक है, पढ़ा दूंगा। फेयर वैल्यू मेथड, ये 3 मेथड से निकालना है। अब हम लोग इस सवाल को करेंगे। हाँ, आ जाइए। चलो, सबसे पहले जब सवाल स्टार्ट करेंगे करना, आप सवाल नंबर 11 नंबरिंग डाल दिया। किस किस मेथड से करना है, इल्ड मेथड से, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से और फेयर वैल्यू मेथड से हमें वैल्यू ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। पहले आप मेथड का नाम लिखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ये मेथड का नाम लिखने से क्या बेनिफिट होता है बाबू? मेथड का नाम लिखने से एक बेनिफिट रहता है कि आपका अप्रोच क्या है वो आपको क्लियर रहता है। ठीक है, देखो जरा फॉर्मूला क्या रहेगा, IV पर शेयर। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे आप इक्वल टू नेट एसेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, ये लिखना है। फॉर्मूला लिख दिया। इसका मतलब मेरे को पहले नेट एसेट निकालना है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है और करके फिर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, हमें नेट एसेट फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं कह रहा हूँ ना कि फर्स्ट प्रेफरेंस देना आप एसेट वाले तरीके को, क्योंकि वो बेस्ट होता है। तो पहले नेट एसेट फाइंड आउट करना है आपको, आप नेट एसेट फाइंड आउट कर लो। कैलकुलेशन फॉर नेट एसेट, ये बेस्ट तरीका होता है एसेट वाला। आगे बढ़ते हैं, सारे एसेट्स की वैल्यू लेंगे। देखो क्या क्या एसेट वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू है, 2,40,000। नई वैल्यू लेंगे, मार्केट वैल्यू। ठीक है, 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 वैल्यू है, हमें नई वैल्यू लेनी है 1,20,000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ठीक है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क 20,000 रुपया, उसकी कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, 20,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है स्टॉक है 48,000। 48,000 का स्टॉक है, जिसको इन्वेंट्रीज भी हम लोग बोलते हैं, 48,000 रुपये। राइट, उसके बाद बेटा डेटर्स है 88,000 का। डेटर्स है 88,000 का, लेकिन 8,000 का डेटर क्या है, बैड हो गया है। मैं क्या वो कह रहा हूँ कि हमेशा आपको करंट वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो डेटर्स तो 8,000 का ऑब्सोल्यूट हो गया ना, तो 80,000 अब वो पैसा दे के नहीं जाएगा। कैश और बैंक हमारा एसेट है 52,000, तो कैश ले लिया 52,000। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, अपने माता पिता के आँखों के तारे बच्चों और मेरे सबसे दुलारे बच्चों,
हमने यहाँ से यहाँ तक सारे आइटम्स की एंट्री कर ली। अब आप कहेंगे कि सर जी एक्चुअली हम गुरुजी बोलने वाले थे, ठीक है। हम पता नहीं, मेरे को इस वर्ड से ना नफरत है, हमको नहीं सुनना ये वर्ड, ठीक है। तो इसलिए बोलते बोलते रुक गया। आ जाना बच्चों, है भी नफरत है, ऐसा कोई खास बात नहीं, आ जाओ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट हेड में दिया हुआ, लेना है कि नहीं लेना है सर, आप ये बोलेंगे। तो बाबू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ना, मतलब उसको बोलने में वो थोड़ा सा नो अंदर में ना, मतलब मेरी जीभ है ना लटपटा जाती है। तो मैं इसको बोलता हूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आप भी बोलकर चेक करो, देखो फंस जाएगा कहीं ना कुछ, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको मैं बहुत बार प्रैक्टिस करता हूँ बोलने की, बहुत बारी, लेकिन समटाइम्स नहीं हो पाता, समटाइम्स हो पाता है, तो इट गोज़ लाइक दिस, ठीक है। क्या बोलूँ, चलो। प्री प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो, वो एसेट नहीं है बेटा। एसेट क्यों नहीं है वो? क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट्स है। आप बोलेंगे भैया, आप बोल रहे हैं एसेट है, फिर बोल रहे हैं एसेट नहीं है, फिर अगेन यू आर सेइंग इट इज़ फिक्टिशियस एसेट। देखो, वेन एवर वी स्टार्ट अ बिजनेस ना, तो वी हैव सम एक्सपेंडिचर टू इनकर, मतलब those expenditures are before incorporation of the business, right? So those expenditures are not to be written off once in the profit and loss account. Then तो ये जब एक बार ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वी डोंट वांट कि हमारा प्रॉफिट पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट गड़बड़ा है। अरे बिजनेस स्टार्ट किया, अभी इतना खर्चा डाल देंगे तो लॉस ही लॉस हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अलाउ करती है कि भाई आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार, जब भी, वैसे 5 बार अलाउ करती है, 5 बार में आप उसको दिखाएं। तो ये वही शायद कोई इंस्टॉलमेंट बचा होगा, वो है। तो ये एसेट नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस इन आर इंट्रिंसिक वैल्यू का लिस्ट, राइट। तो हम लोग इसको नहीं लेने जा रहे वहाँ पर, उसको छोड़ दिया। अब देखो, अब तो ये सारे एसेट की वैल्यू होगी ना। अभी लाइबिलिटी में क्या क्या करना है? लाइबिलिटी में हमारे पास क्या है? अच्छा, ये एक इनकम भी दे रखा है इधर में, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बगल में 60,000 रुपये का। क्या इसको लेना है क्या? हाँ, बताओ ना। इनकम दे रखा है। अरे हम तो एसेट अप्रोच से जा रहे हैं ना, तो हमें एसेट माइनस लाइबिलिटी करना है। इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, फलाना ढिमका हो, कुछ नहीं मतलब मेरे को, ठीक है। आओ जरा, चलो। तो यहाँ लाइबिलिटी कौन कौन सी होगी? देखो ना, एक ये लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। देखो मेरे को पता है कि आप लोग कोई ना पढ़ नहीं रहे होंगे घर में, क्योंकि आपको पता ना, जब एग्ज़ाम तो खैर होने नहीं होने कंफर्म ही नहीं है, तो क्या पढ़ें। तो ये एक बात याद रखना हमेशा, कि जो काम बाद में करना वो अभी कर लो। समटाइम्स इट बिकम्स वेरी तकलीफ देह, ठीक है। तो वो तकलीफ देह ना बने, तो आप उसको अभी कर लो। खैर, एक क्रेडिटर्स ही है जो लाइबिलिटी के तौर पर है, और कुछ है क्या लाइबिलिटी के तौर पर? कुछ भी मतलब कुछ भी, बताओ ना मेरे को, खोजो। कुछ है क्या? कहीं नीचे भी कुछ दिख रहा है लाइबिलिटी के तौर पर? नहीं, नहीं दिख रहा, ठीक। ये जो इनकम है ना 60,000 रुपया, तो इनकम नहीं मानने का, तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन मानो, क्योंकि इस सवाल में शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये 60,000, तो ये और ये दोनों तरह की लाइबिलिटी हो गई, और कोई लाइबिलिटी इसमें नहीं है। चलो, और कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये दो लाइबिलिटीज़ होगी, तो हमें दो लाइबिलिटीज़ यहाँ माइनस करनी। तो हम यहाँ माइनस कर लेते हैं दो लाइबिलिटी, सेंट्री क्रेडिटर्स और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। एक की वैल्यू है 60,000 और एक की वैल्यू शायद 1,28,000 है क्या? 1,28,000। हाँ। अब देखो कि ऐसा कोई आइटम और है जो आपको इसमें चेक, मतलब इसमें डालना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो गया ऑलमोस्ट। हाँ,
देखो मिला लो आप, यहाँ से तो सब कुछ आपने ले लिया, यहाँ से क्या क्या लिया है, ये हो गया है, ये हो गया, अभी तक हमने गुडविल नहीं लिया है। तो गुडविल की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है ना, गुडविल की वैल्यू लिखनी है, और गुडविल की वैल्यू है 1,60,000। याद रखना गुडविल हमेशा लिखेंगे, मैं इसको स्टार बोल रहा हूँ, लो स्टार बोल दिया, 1,60,000। तो एक बार है ना सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई, ठीक है, एक बारी सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई। अब जब सारी चीज़ें फाइंड आउट हो गई तो हम इसको वो कर लेते हैं टोटल वगैरह। आ जाओ कैलकुलेटर से करते हैं, आई हैव कैलकुलेटर। 240 प्लस 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 प्लस 80,000 प्लस 52,000 प्लस 1,60,000 प्लस माइनस 1,28,000 माइनस 60,000, 5,32,000 रुपये। तो ये आया जो आया, ये क्या है, नेट एसेट। 5,32,000 ये नेट एसेट, ठीक है, ये नेट एसेट आ गया 5,32,000। अब हमें क्या करना है, ऊपर जाना है, नेट एसेट आया हमारा 5,32,000, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स 2,000, और हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगा 266, यानी 266 पर शेयर, ₹266 पर शेयर। देखो मैंने बहुत आसानी से आराम से आपको ये सम कराया, तो आप अभी चीज़ को समझ गए पहला एक सवाल करके, ठीक है। 266 पर शेयर, देखो बेसिकली जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू अगर एसेट वाले तरीके से निकालते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट रहता है, मतलब गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और लाइबिलिटी वाले थोड़े गलती होने के चांसेस रहते हैं। देखो ना, यहाँ अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो क्या वो माइनस किया जाता कि प्लस किया जाता, यहाँ अगर प्रेफरेंस शेयर्स होता ना, वो प्रेफरेंस शेयर्स भी माइनस किया जाता, यहाँ अगर प्रेफरेंस शेयर्स होता तो वो प्रेफरेंस शेयर्स भी माइनस किया जाता, यहाँ अगर प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड होता तो वो भी माइनस किया जाता, अगर यहाँ प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो भी माइनस किया जाता, समझ रहे हैं। हाँ ये सब होता तो यहाँ माइनस करते हैं हम, यहाँ नहीं था तो नहीं किया, आगे कई सवालों में हो सकता आए। अब आइए दूसरा मेथड जो रहेगा अपना इल्ड मेथड है। तो इल्ड मेथड में, अच्छा इल्ड में दो मेथड होता है, वो बताया नहीं कौन सा इल्ड, अर्निंग इल्ड या डिविडेंड इल्ड। अगर वो कुछ नहीं बोले तो हमेशा आप अर्निंग इल्ड मेथड निकालेंगे, ठीक है। वो कुछ नहीं बोले तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलवेज, ऑलवेज फाइंड आउट अर्निंग इल्ड मेथड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अर्निंग इल्ड मेथड ही फाइंड आउट करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब इल्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, इल्ड मेथड के हिसाब से अगर सवाल करें तो फॉर्मूला क्या है हमारा, वैल्यू पर शेयर इक्वल टू अर्निंग रेट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू, ऐसा। तो अर्निंग रेट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू, ये करना हमें, ठीक है। चलो तो हम अभी अर्निंग रेट पहले फाइंड आउट करते हैं, सब सब चीज़ लिख लेना है। अर्निंग रेट इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स EAESH डिवाइडेड बाई पेड अप वैल्यू
देखो यहाँ पेड अप वैल्यू पर शेयर है, ठीक है, पेड अप यहाँ सिर्फ पेड अप वैल्यू है इनटू 100। तो यहाँ से हमें अर्निंग रेट फाइंड आउट होगा, हम यहाँ 2 इक्वल टू देकर छोड़ दिए। तो सबसे पहले हमें EA/ESH निकालना होगा भाई हमें, ठीक है। तो हम पहले EA/ESH निकाल लेते हैं। देखो EA/ESH यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो निकालना। आपको पता है वो कैसे निकालना है, जैसे FMP निकालते हैं ना हम, वैसे निकालना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो कुछ भी किए गुडविल में प्रॉफिट को लेकर, जैसे देखो ना ये सब कुछ ऐसे निकालना होता है। तो पहले गुडविल कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद जाकर कैलकुलेट होता है वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये सब कुछ करना होगा आपको, ठीक है, ये सब कुछ करना होगा। तो जितना आइटम रहेगा अपने उतना करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा आइटम नहीं है और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ये तो प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है यहाँ देखो, 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 80, 90 और 1,06,000। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताना, ये जो प्रॉफिट दे रखा है ना, ये किस ट्रेंड में है? ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है ऐसे करके, कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में है ऐसे करके, या फिर ट्रेंड फॉलो ही नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है? ये 3 चीज़ें बताया मैंने आपको। ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, देखो ना, 80, फिर 90, फिर 100, 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, मतलब 16 बढ़ा, मतलब बढ़ा है, ठीक है, ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो अगर प्रॉफिट मतलब ये चीज़ मैंने लिखवाया नहीं, रीज़न बिंग कि ये चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ता बिकॉम में, लेकिन ये दे दिया तो मैं यहाँ पर लिखवाना पड़ेगा मेरे को, कि अगर इफ़ देयर इज अ ट्रेंड इन प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट रेशियो दिया रहे, या फिर प्रॉफिट में ट्रेंड आपको दिखे, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर प्रॉफिट रेशियो दिया रहे या प्रॉफिट में ट्रेंड दिखे आपको, देन व्हाट विल यू हैव टू डू? यू विल हैव टू अप्लाई दी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो आपको वेट्स अप्लाई करके वेटेड एवरेज निकालने पड़ेंगे, समझ रहे बात? चलिए, तो मैं वही करूंगा जो हमने वहां किया है। तो मैं प्रॉफिट लूंगा। अच्छा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, तो ये कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ टैक्स को ना इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है वो बस हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, 80, 90 और 1,06,000। 80,000, 90,000, 1,06,000। तो प्रॉफिट है ना 3 साल का, क्या नाम है, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 10, 11, 11, 12 और 12, 13, ऐसे कितना कितना प्रॉफिट है, 80, 90 और 1,06। तो 80,000, 90,000 और 1,06,000, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे। क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे देखना, जो भी कोई गलती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, जो गुडविल में जितने एडजस्टमेंट होते हैं सब होंगे। तो इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एक दिया है कि डेटर्स जो है ना कम हो गया, तो डेटर का रिवैल्यूएशन है, इससे प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है। तो हम सिर्फ प्रॉफिट को 8,000 से घटा देंगे। एक चीज़ और, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और प्लांट, जो या तो होना है या तो नहीं होना है, क्योंकि वैल्यू तो बढ़ा घटा है ना, तो जो होना है या नहीं होना है वो क्या है, फ्यूचर का डेप्रिसिएशन है या फ्यूचर का डेप्रिसिएशन है। तो उसको उसका एडजस्टमेंट होगा, और उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, जब हम FMP यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते थे, उसके बाद क्या करते थे, फ्यूचर का एक्सपेंस को माइनस करते थे और फ्यूचर के इनकम को ऐड करते थे। तो आता था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करते थे तो आता था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब पहले वैप या सैप, मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप बोलेंगे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो इससे अच्छा आप देख ही लें। देखो ये पहले वैप या सैप, ये रहा, उसके बाद फ्यूचर का एक्सपेंस माइनस फ्यूचर का इनकम प्लस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स माइनस FMP निकल जाता है। और इस FMP के बाद ना शेयर्स वाली कहानी स्टार्ट होती है, ठीक है।
हाँ, इस एफएमपी के बाद तो ये एफएमपी निकालना होगा आपको पहले। आइए, तो सिर्फ हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, वो कितना है और किस साल में है। आउट ऑफ द टोटल डिस्काउंटेड, अच्छा ये बताया नहीं है किस साल का है, तो हम क्या मानेंगे, जो लास्ट का ईयर है ना, वो 13, वो लास्ट वाला 13 12 13 उसका है, ठीक है। जब वो डेटा में कुछ नहीं बताया तो हमेशा मानेंगे वो लास्ट के ईयर का है। अब ये प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000, 90,000 और 1,06,000। वो 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 1,06,000 माइनस 8,000, 98,000, ठीक है। तो ये 98 कर लो। अब इसमें ना वेट्स चढ़ाएंगे, वेट्स। ये वेट्स क्यों चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये लिख दो यहाँ पर, ट्रेंड एग्जिस्ट। तो ये 80,000 हो गया, ये 1,80,000 हो गया, और ये कर लो 98 इंटू 3, 2,94,000, ठीक है। ये वेटेड प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, वेटेड एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,94,000 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 2 प्लस 3। अब ये कितना आएगा, ये करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन कर लो। 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,94,000 डिवाइडेड बाई 6, 92,333 ये आ रहा है, 92,333, 92,333, ठीक है, ऐसा। अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया वैप। इसमें क्या करना है आपको, फ्यूचर के एक्सपेंस को माइनस करना, फ्यूचर के एक्सपेंस को, ठीक है। कोई फ्यूचर का एक्सपेंस है, हाँ ना, डेप्रीशिएशन वाला है, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो उस पर डेप्रीशिएशन या तो कम या तो ज़्यादा कुछ होगा। देख लो, डेप्रीशिएशन को पहले हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, क्या क्या, एक्सेस डेप्रीशिएशन ऑन, देखो ये जो मशीनरी है ये 1,30 की है और वैल्यू हुआ है 1,10 पे, 1,20 पे। तो मशीनरी पर, यानी प्लांट एंड मशीनरी पर 15% से डेप्रेशन चार्ज होता है। तो ये जो वैल्यूएशन हुआ है उसकी वजह से डेप्रेशन, वैल्यू एसेट है कम हो गया, इसका डेप्रेशन भी कम चार्ज होना चाहिए। तो 10,000 से कम हो तो 10,000 पर जितना डेप्रेशन हो सकता है उतने से कम करना पड़ेगा। तो ये जो ज़्यादा चार्ज हो गया ना, उसको हम क्या करेंगे, प्लस की माइनस, हमको ये प्लस करना पड़ेगा। एक काम करो, फ्यूचर के एक्सपेंस को तो हेडिंग जो डाल दिया उसमें ऐसे ये प्लस माइनस ना डालो, ठीक है। एक बार ऐसे कर लेते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000 इंटू 15%, और ये 10,000 कहाँ से आया, 1,30 माइनस 1,20, ठीक है, याद रखना क्योंकि ये लिख नहीं रहे हैं, बस याद रख लेना। 1,500, तो ये 1,500 क्या होगा, अधिक चार्ज हो गया था, मतलब प्रॉफिट को कम कर दिया गया था, अब आप प्रॉफिट को बढ़ा दीजिए, मतलब प्लस करना है, ये प्लस हो गया। फिर फर्दर डेप्रिसिएशन, मतलब फर्दर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर क्या होगा, वो फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू 2,40 हो गई है, जबकि थी कितनी, 1,10। तो 2,40 माइनस 1,10 इंटू 10%, वो बताओ कितना आ रहा है, 2,40 माइनस 1,10 इंटू
13,000 रुपये। तो वो 13,000 रुपये बाबू हमें माइनस करना है यहाँ पर, ठीक है। अब और कुछ नहीं है, बस हो गया। तो अब 92,000 प्लस 1,500 माइनस 13,000, ये कर लो कितना होगा। 92 1 2 3 माइनस 13,000 प्लस 1,500, 80833, ये आ रहा है 80833, 80833, ठीक है। अब ये जो पैसा बचा ना, ये अर्निंग हुआ, अर्निंग कंपनी का एक्चुअल में, इसमें से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर रहता तो माइनस करते, यहाँ नहीं है, तो 80833, मतलब उससे पहले इसमें से टैक्स माइनस होता। मैं आपको बस पूरा ही लिख देता हूँ ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपको कभी तकलीफ़ ना हो, और कुछ नहीं। बस अच्छा, हमको लगता है ना कभी कभी मेरी गलती यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि आपको कभी तक, मार्क माई वर्ड, आपको कभी तकलीफ़ ना हो। हमको लगता है यही गलती है, मतलब बच्चों को, कि बच्चों को कभी तकलीफ़ ना हो, बच्चों लोग पढ़ना ही नहीं चाहता। व्हाट इज़ दिस। यार कोई बात नहीं, होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। तो यहाँ से टैक्स माइनस होता है, आता है फिर वो पैट, और फिर वहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, फिर वो आएगा। अब इसमें से माइनस होगा रिजर्व। रिजर्व कितना माइनस करना है, 80833 इंटू 25%, तो जो आइटम नहीं है उसको छोड़ देते हैं, तो इंटू 25% कितना हो गया, 20,208 रुपया, 20,208, ठीक है। अब यहाँ माइनस इक्वल टू दबा दो, 60,625, ऐसा। ये क्या हो गया, ये हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये निकल गया दिस वन 60,625। अब हम क्या करेंगे, अब हम है ना 60,625 को जाकर वहां लिखेंगे, ठीक है। हम देखो वहां लिखेंगे जाकर 60,625, 60,625, ये देखो यहाँ लिखा 60,625, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, पेड अप वैल्यू से। पेड अप वैल्यू कितना है, 2,00,000 रुपया, 2,00,000 पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू 100, तो हमारा अर्निंग रेट आ जाएगा 30.31%। अर्निंग रेट आ गया, और नॉर्मल रेट मेरे को दिया हुआ है, तो एक काम करो, इसके बाद काट के नीचे कर लो। अर्निंग रेट है 330.31, नॉर्मल रेट है कितना बाबू, नॉर्मल रेट था 10%, परसेंटेज कट गया, पेड अप वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपया, तो वैल्यू कितना हो गया, 30.31 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 303 रुपया 10 पैसा। तो हमारा वैल्यू जो हो गया ना, 303 रुपया 10 पैसा। 303 है ना, 303.10, ये हो गया रुपीज़ 303.10 पर शेयर। तो हमने ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब आते हैं फेयर वैल्यू पर। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू का मतलब होता है बेटा, फेयर वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस अर्निंग मेथड से जो वैल्यू निकालेंगे, अर्निंग यील्ड मेथड से, या फिर डिविडेंड यील्ड मेथड से, उसकी वैल्यू डिवाइड बाई 2। तो यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाली है 266, प्लस अर्निंग यील्ड मेथड से निकाले 303 रुपया 10 पैसे डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया फेयर वैल्यू। 266 प्लस 303 रुपया 10 पैसे डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 284.55, रुपीज़ 284.55 पर शेयर, ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू। तो
तो ये जो सवाल है ये पूरा बन चुका है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से आराम से समझेंगे